हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पोर्टल पर। और मैं सुधीर बालान आपके लिए लेकर के आया हूं आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, जो कि 2020 की परीक्षा में पूछे गए सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न थे उनकी जो सीरीज़ थी वो सीरीज़ नंबर 2 आपके सामने लेकर के आए हैं। तो बिना किसी वक्त को बर्बाद किए अपने स्टार्ट करते हैं उस सीरीज़ को। और जो साथी इस चैनल पे अभी तक नए हैं और उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एजुकेशनल पोर्टल नाम के चैनल को, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ मौजूद बेल आइकन का जो बटन है या फिर अपने कह सकते हैं आइकन है वो दबा दें, प्रेस कर दें उसको, ताकि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट समय पर मिल सकें। उसके बाद में अपने बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसमें। तो सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स का जो पार्ट्स रहता है आपको बार बार बताया गया है कि 50 नंबर का ये रहता है इसका पोर्शन। और उसमें क्या आता है, उसमें आता है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की क्लास अपने जो भी प्रश्न आएंगे वो आपको मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो करंट अफेयर्स 2020 के थे, अब आपके कोई काम के नहीं है, इसलिए अपने करेंगे ओनली फॉर सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान जो अपना पहला प्रश्न है वो है करंट अफेयर से संबंधित, तो वो है मानवता हेतु गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 का, तो वो अपने करेंगे नहीं। अब अपने जो करेंगे वो करेंगे भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत के अंदर वृद्धि बतानी है 2011 की जनसंख्या की तुलना में, और 2001 की तुलना में 2011 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 17.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में अपने जो बात करेंगे वो करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन अपने को सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि पूछा क्या गया है, सही कथन पूछा गया है या गलत कथन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ चेक कर लो, गलत पूछा गया है तो सही कथन है ना, उस पर टिक करो, और गलत कथन एक निकलेगा उस पर अपने को फाइनल आंसर दे देना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक। ये बात तो इसने सही बोल दी। रेतीली मृदा होती है, पानी उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो सोख लेती है पूरा पूरा, तो रिसाव दर है वो सबसे अधिक है, ठीक है। और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। चिकनी मृदा होती है, देखो खेतों में वहाँ पानी खड़ा रहता है, बारिश का पानी काफ़ी समय तक खड़ा रहता है। तो पहला जो ऑप्शन है इसका सही है, लेकिन इसने पूछा गलत कथन का, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन है चिकनी और दोमट मृदाएं, चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं और 2 नंबर इसका जो प्रश्न है वो है चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। कपास रेतीली और दोमट मृदा, रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है, ये बात भी इसकी सही है। 4 नंबर पे जो ये बात बोल रहा है वो बोल रहा है कि दोमट मृदा का उपयोग घट का अर्थ होता है मटके या घड़े, दोमट मृदा का उपयोग घट या घड़े बनाने के लिए, खिलौने या मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बात इसका गलत कथन है। दोमट मृदा से आपको बता दूं साथियों में, दोमट मृदा होती है उससे कभी भी मटके नहीं बनाए जाते, वो चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर जो प्रश्न है वो ये आता है करंट जीके का। तो अपने इसको करंट अफेयर्स वाले प्रश्न को अपने करेंगे नहीं, तो अपने चलते हैं सीधा 5 नंबर क्वेश्चन पे। और 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर बनाते हैं। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में फूड जो चेन होती है उसमें पोषी स्तर बनाते हैं। तो ये प्रश्न आपको, इसका उत्तर हो जाएगा जो तृतीय उपभोक्ता है वो बनाते हैं चौथा, इसका उत्तर हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर 2। कैसे हो जाएगा इसको मैं बताता हूँ, समझ आ गया होगा, कई बच्चों के नहीं आया तो आप समझो इस चीज़ को। देखो अभी इसमें अपने को सबसे पहले करना क्या है, इस चित्र को ध्यानपूर्वक समझना है। मैं एक एक बात आपको स्पष्ट रूप से बताता जाऊंगा, आपको इसमें इतना ही करना है कि इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते जाना है और सुनते जाना है कि क्या बताया गया है। आप इस फूड चेन को देख सकते हो, ये नीचे आपको फोटो दिखाई दे रही है। इस फूड चेन में जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है यहाँ, वो दे रहा है आपको पेड़ पौधे या प्लांट, इसको अपने कह सकते हैं।
इसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। ये उपभोग नहीं करते, ये प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ कुछ भी ये उपभोक्ता नहीं है, ये है उत्पादक। इसके बाद में इसका जो उपभोग करते हैं वो होते हैं प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, ये जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। लेकिन जो ये टिड्डी दिखा रखी है आपको 2 नंबर पे, ये क्या करता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद में इसका सेवन या इसका भक्षण करने वाले जीव हैं, ये चूहिया कह सकते हैं अपने, चूहा, माउस, ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। इनका भक्षण करने वाले जीव जैसे ये सर्प दिखा रखा है, ये है तृतीय उपभोक्ता। और इसको खाने वाले हैं गिद्ध वगैरह, ये जो दिखा रखा है, ईगल दिखा रखी है, बाज दिखा रखा है, ये चतुर्थ उपभोक्ता। लेकिन जब पोषी स्तर की बात आ जाए ना, ये तो है उपभोक्ता। पोषी स्तर की जब भी बात आती है तो इस चित्र को देखो, नीचे वाले को, ये है विभिन्न पोषी स्तर का चित्र। इसको इतना ध्यानपूर्वक देखना है। उत्पादक को हमें सब सर्वप्रथम प्राथमिक पोषी स्तर कहते हैं उत्पादक को, और प्राथमिक उपभोक्ता को बोलते हैं द्वितीयक पोषी स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता को बोलते हैं तृतीयक पोषी स्तर, और तृतीय उपभोक्ता को बोलते हैं चतुर्थ पोषी स्तर। तो अब इसने अपने प्रश्न में पूछा क्या गया था, इसको थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करो। इसने पूछा था कि तृतीयक उपभोक्ता, तो तृतीयक उपभोक्ता कहाँ चले गए? अपने को जाना है यहाँ। एक बार मैं इसको एक बार पूरा ऐसे कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब समझो आप, इसको मैं एक बार इस तरीके से डिलीट करता हूँ, पहले फोटो डिलीट हो गई थी साथ में। इसको आप समझो, इसमें इसने क्या पूछा था? तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता के ऊपर जाओ, ये रहा तृतीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये बनाता है चतुर्थ पोषी स्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चौथा। कोई दिक्कत इसमें? कोई किसी प्रकार की दिक्कत या किंतु परंतु है नहीं। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका जो क्या पूछ रहा है अपने से, ये पूछ रहा है भारतीय दंड संहिता। ये पूछ रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी धारा है जो गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? तो ये है 143, धारा 143, ये गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। और गैर कानूनी सभा होती कौन सी है, इसकी परिभाषित कौन सी धारा करती है? इस बात को परिभाषित करती है धारा 141। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है वो होने वाला है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है वो होने वाला है धारा के बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो आ जाता है अपना करंट अफेयर्स का। वो अपने क्वेश्चन करेंगे नहीं, ये आया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से संबंधित क्वेश्चन है। अपने सीधा चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे, और वो 8वां क्वेश्चन पूछता है क्या अपने से, देखो ये पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है किसके लिए? डैश छोड़ रखा है, किसके लिए? 4 ऑप्शन है, देखो। पहला ऑप्शन है अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक क्रमक के लिए, बिल्कुल नहीं किया जाता। 2 नंबर पे ऑप्शन है पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए। तो कीटाणु रहित बनाने के लिए देखो, वैसे तो अलग अलग विधियां फिटकरी का उपयोग करते हैं, लेकिन पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए आपको पता है क्लोरीन गैस का भी उपयोग किया जाता है, अलग अलग गैस से, ठीक, गैस का भी उपयोग किया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसमें नहीं है। 3 नंबर पे जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। 4 नंबर ऑप्शन भी नहीं है कि कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए। ये तीनों ऑप्शन गलत है। और चौथा जो तीसरा ऑप्शन है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आएगा, इसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाएगा या पूछा जा रहा है अपने से, वो पूछा जा रहा है बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बहुत ही शानदार प्रश्न आया था, इसको शानदार प्रश्न बिल्कुल कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है मैं बताता हूँ। इसलिए कहा जा सकता है कि बायोगैस जब अपने पढ़ते हैं ना, कोई भी बंदा बायोगैस के बारे में ज्ञान अर्जन कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मीथेन के बारे में ना पढ़े। किसके बारे में ना पढ़े? मीथेन के बारे में ना पढ़े।
और मीथेन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण गैस है बायोगैस में। ठीक है, और ये प्रश्न पूछ रहा है कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है भाई, ये कह रहा है बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। ये बात गलत है ही नहीं, सही बात है, बायोगैस को गोबर गैस कहा जाता है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, सड़े गले पदार्थों को, इसमें वाहित मल भी आता है, वनस्पति का अवशिष्ट भी आता है, पादप के अवशेष आते हैं, सड़े गले पत्ते वगैरह, तो ये सारों का किया जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर ये 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती। ये बात सही है, लेकिन गलत कथन क्या है? गलत कथन है कि बायोगैस में, गलत कथन क्या है, मैं आपको 1 सेकंड के लिए मैं अभी बताता हूँ आपको कि पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। कैसे? कि बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है। अरे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ही मीथेन निभाती है यहाँ, और आप उसको बोलते हो 1% से कम होती है? नहीं, ये 55% से लेकर के 75% होती है। इस बात को ध्यान रखो। इसके अलावा अन्य गैस भी हैं, लेकिन 55 से 75% गैस तो है ही बायोगैस, मीथेन। तो ये प्रश्न हो जाएगा ऐसे। तो ये इस प्रश्न को अपने कठिन स्तर का नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद में अपने जो बात करने वाले हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है 10वां क्वेश्चन। इसमें इसने क्या पूछा है? इसमें इसने पूछा है कि महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था, कौन से पे? अवंती पे किया था? बिल्कुल नहीं किया था। कौशल पे किया था? नहीं किया था। वत्स पे किया था? नहीं किया था। इसने किया था मगध पे। चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है करंट जीके का, इसको अपने हल करेंगे नहीं क्योंकि वर्तमान में इस ऐसे प्रश्न पे टाइम खराब करना मूर्खता है। अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और पूछ रहा है, देखते हैं क्या। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सही कथन को तो अपने छेड़ना नहीं, गलत कथन देखते ही गोली मार दो उसके। कैसे? मैं बताता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ये बिल्कुल सत्य बात है भाई, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। 2 नंबर पे रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? नहीं किया था। ठीक है, ये कथन गलत है। 3 नंबर पे है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग। ये आगे देखो, प्रश्न तो अपने उत्तर तो हाँ मिल गया, लेकिन पढ़ना इसलिए कि अब की बार क्या पता ये बात ना पूछे, सीधा पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई है। आयोग दे दे 4 और उसमें एक ऑप्शन हो हिल्टन आयोग, इसलिए मैं आगे बता रहा हूँ। तो हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। 4 नंबर बिल्कुल सत्य है। ये भारतीय रिजर्व बैंक को 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ किया, बिल्कुल सत्य है। इसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये अपना हो जाएगा 12वीं का राइट आंसर। उसके बाद में अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 13वें नंबर क्वेश्चन की। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है या करेक्टर है, किसका है? ये है J.K. राउलिंग का। ठीक है, ये बुक्स वगैरह पढ़ने से अपने को जानकारी इसकी मिलती है। उसके बाद में जो अपने बात करने वाले हैं आगे वो करेंगे 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है। त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है भाई, क्या बात है उस पर्व की? जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्तियों के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसका नाम है गरिया पूजा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है भाई, गरिया पूजा। और ये आप देख सकते हो गरिया पूजा की फोटो इस तरीके से। ये त्रिपुरा का एक पर्व है जिसमें गरिया पूजा की जाती है। और किनके देवता है? जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये देख लो, नीचे कुछ पंक्तियां दे रखी है। गरिया पूजा त्रिपुरा वासियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। 7 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में यहाँ के लोग गरिया देवता, जो पशुधन और धन देवता का प्रतीक है, फूल और माला के साथ पूजा करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में जो अपने बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की, वो है निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो सिक्किम में साथियों ताबो जो मठ है ये स्थित नहीं है। उसके बाद में अपने जो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है, ये वैसे क्वेश्चन है करंट का 2020 की, लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका मैं उत्तर बता देता हूँ।
कि यह सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिष्टीकरण डिसमेंटलिंग के लिए पहुंचा था। इसका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर INS विराट। लेकिन अभी ये मुझे नहीं लग रहा आएगा, क्योंकि 2020 के करंट का था। उसके बाद में अपने जो बात करेंगे वो करेंगे 17वें क्वेश्चन की। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या सुसाइड करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश दे रखा है यहाँ, भरना है इन चारों में से एक तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 1 वर्ष तक या 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। निम्न में से इसमें भरो भाई। इसमें आ जाएगा राइट आंसर 1 वर्ष। उसके बाद में जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मृदा की नमी बनाए रखने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, कृषि से संबंधित प्रश्न है। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावर्त भूमि को ढकने, अनावर्त क्या होती है, जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो, अनावर्त भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कहा जाता है सीढ़ीदार खेत, मल्चिंग, समोच्च या कंटूर जुताई, अंतर फसल। देखो अंतर फसल होगी फसल चक्कर, तो ऐसा तक इसमें कोई प्रावधान है नहीं, ठीक है। सीढ़ीदार खेत हो गए, सीढ़ीदार खेत, सीढ़ीदार ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, मान लो जिसमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए अपनी फसलों को वहाँ क्या जो ऊपरी सतह पर क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, ह्यूमस होते हैं, उनका क्या करते हैं, उनको रोकने के लिए उसी जगह पर वो सीढ़ीदार खेती की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है ज़्यादातर। और ये खेती ये भी नहीं है, अंतर फसल भी नहीं है। और ये पूछ रहे ढकने की बात कर रहा है, तो समोच्च या कंटूर जुताई का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ऑप्शन बचेगा मल्चिंग। यदि आपको नहीं भी पता है तो, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। इसका राइट आंसर पहले तो मैं बता दूँ मल्चिंग है, और मैं थोड़ा सा बताता हूँ मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग यह क्या करा है कि मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से, जैविक पदार्थ की परत होती है जिससे कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने पुआल समझ रहे हो, जिससे धान वगैरह अलग कर लिए जाते हैं, जो धान वगैरह अनाज अलग कर लिया जाता है, उसके बाद में जो बचता है वो होता है पुआल। उससे क्या उसके ऊपर ताकि आप उसकी आर्द्रता बनी रहे। जैसे मैं थोड़ा सा बताने के बाद आपको पता चले। ये फोटो देखो आप, इसमें क्या दिख रहा है कि ये देखो कृषि कर रहा है, पंक्तिबद्ध क्या है, कृषि है, और इन पंक्तियों के बीच में ये देखो ये सूखी घास डाल रखी है, जिसको पुआल कह सकते हैं। क्यों डाल रखी है, इसलिए डाल रखी है ताकि मिट्टी की आर्द्रता बनी रहे। समझ आ रही है बात, इसको बोलते हैं मल्चिंग। वर्तमान में क्या हो गया, इसी के लिए ये आ गई, मल्चिंग के लिए आर्द्रता बनी रहे उसके लिए आ गई, ये आ गई। मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार से भी मल्चिंग की जाती है। और बात आई थी अभी जस्ट 1 सेकंड पहले, वो आई थी ये कि सीढ़ीदार खेती, तो ये देख लो, ये सीढ़ीदार खेती, ऊपर यहाँ खेती कर रहे हैं, उसके नीचे ये खेती कर रहे हैं, उसके नीचे ये खेती कर रहे हैं। तो मेरे को आशा है कि आपको ये समझ आ रही है बातें सारी। उसके बाद में अपने जो बात करेंगे वो करेंगे 19वें क्वेश्चन की। देखो 19वां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है, इसको देखते घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और नॉर्मल साइंस पर है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और संदेयताओं के 25%, 75%, 50%, 10% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। उसके बाद में जो अपने बात करेंगे वो है 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित था? तो ये था अश्व। अश्व नाम यार, अश्व किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। तुरंग, अश्व, घोटक। समझ आ रही है? तो इसका हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करेंगे, क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों को निरूपित करने वाला शब्द नहीं है? तो मक्त या मक्ता भी तो है, मतला भी है, मिश्रा। मिश्रा एक बीच की कोई एक लाइन होती है, मिश्रा होता है। मतला होता है शुरू में कुछ पंक्तियां बोली जाती हैं, मतला है शुरुआती जो लाइनें होती हैं। मक्ता अंतिम जो लाइनें होती है, मक्ता या मुक्ता होती है। इस तरीके की बातें हैं गज़ल में। जो मांड है ये एक कला है, गायन की एक कला है, न कि गज़ल का कोई पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांड या मंड।
उसके बाद में जो अपने बात कर रहे हैं आगे, वो आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। तो इसमें वितरिका हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो वितरिका है, ये क्या है, नदियों से संबंधित है। रिवर वितरिका या रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, बिल्कुल होती है। इसमें जलप्रपात आपको पता है, वाटरफॉल है, झरने हैं, वो भी नदियों से संबंधित है। इसमें एक और बता देता हूँ, विसर्प जिसको अपने बोलते हैं मींडर, मींडर यह भी क्या है, किससे संबंधित है, ये भी संबंधित है इससे, नदियों से। लेकिन उत्तखंड ये किससे संबंधित है, पर्वतों से संबंधित है। कैसे, जैसे ये कुछ पर्वत थे, वो कुछ ऊपर उभरे हुए पर्वत थे। ऐसी भूमि जो ऊपर उभर गई हो पर्वतों की श्रृंखलाओं से संबंधित पर्सन है, मिट्टी की आकृतियों से, तो इसको बोलते हैं उत्तखंड। अब आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, वितरिका क्या है और विसर्प क्या है। जलप्रपात तो आप जानते हो, वाटरफॉल। अब थोड़ा सा इसको समझ लो। नीचे आप देख रहे हो, इस चित्र को देखो ध्यानपूर्वक। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है मेन रिवर आ रही है, ये मेन रिवर आ रही है, और ये नीचे का भाग है, इसको ये समुद्र है। इसमें आके जब गिरती है ना मेन रिवर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताने की कोशिश करूँगा चित्र को। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और ये मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब देखो आप इसको, ये क्या कर रहा है, मेन रिवर आ रही है, ये नदियों से, ये वनों से, पहाड़ों से निकल के आ रही है, ये ग्रीन घास देख रहे हो आप। और ये जो नीचे का भाग है, ये है समुद्र। नदियाँ कहाँ आती है, समुद्र में आती है, पता है ना आपको। तो ये नदी आ रही है, ये तो होगी मेन रिवर। अब आगे आती है ना, छोटे छोटे वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये देखो छोटी छोटी, आते 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 यहीं वो सेम एक नदी थी, आगे आते आते समुद्र के पास आते आते यहाँ छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी में विभाजित हो जाती है। तो ये होती है वितरिका, ठीक है। नहरों से भी वितरिका निकलती है, आपको बहुत पता है। उसके बाद में जो अपने बात करेंगे कि वितरिका तो हमने समझ ली है, तो क्या नहीं समझी आपने, हमने नहीं समझी विसर्प। ये विसर्प, इसको भी समझ लो। सर्प के समान किसी नदी का बहना, ये विसर्प है, ये भी विसर्प है। ये देखो सर्प के समान नहीं बह रही, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये भी नदी से संबंधित है, और झरने थे वो भी नदी से संबंधित है, लेकिन उत्तखंड जो था वो नदी से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसको मैं एक बार सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, और अपने जो नेक्स्ट बात करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। और वो क्वेश्चन है कि राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, उसका नाम है वसुमित्र है, कम्बन है, बाणभट्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ये राजा समुद्रगुप्त के दरबार में थे और उनके पुत्र के दरबार में भी रहे। बात करते हैं बिच्छुआ के पौधे की पत्तियां अम्ल स्रावित करती हैं, जिससे छूने पर दर्द होता है। तो उस अम्ल का नाम क्या है, बिल्कुल उस अम्ल का नाम भी हमें पता होना चाहिए। उस अम्ल का नाम है मेथनोइक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड, देखो इसका व्यवस्थित नाम है मेथनोइक का, फॉर्मिक एसिड का व्यवस्थित नाम है मेथनोइक एसिड, ये हो जाएगा। उसके बाद जो अपने बात करेंगे, एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो ये क्या है, तमिल में ये है, तमिलनाडु के, तो वहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मासी मागम। क्या हो जाएगा, मासी मागम तमिल का एक पर्व है, और जिसमें मंदिर की मूर्तियों का अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए जुलूस में शोभा यात्रा निकाली जाती है और जल निकाय के पास ले जाया जाता है। हमने दूसरा ये पढ़ रहे हैं, देखो संस्कृतियों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, बढ़िया प्रश्न है, और त्योहारों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के, ठीक है, बहुत ही शानदार। इसको अपने को पढ़ लेना है। आगे अपने चल रहे हैं 26वें क्वेश्चन पे। ये क्या पूछ रहे हैं, 26वां क्वेश्चन हमसे ये मांग कर रहा है कि द डिसाइपल चैतन्य तम्हाणे की मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी में से एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, कौन सी है। तो ये मराठी हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। बात करते हैं आगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थेलिनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये आई थी, बिल्कुल ये आई थी 1920 में, 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं बता देता हूँ, थाली, देखो नाम से जैसे पता चल रहा है यहाँ थालीनोमिक्स, तो ये थी थाली। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि थालीनोमिक्स है क्या।
थालीनोमिक्स शब्द का जो प्रयोग आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में किया गया, इसका संबंध भारत में भोजन की थाली के अर्थशास्त्र से है। अर्थात इसके अंतर्गत ये मापा जाता है कि देश भर में एक आम व्यक्ति भोजन की एक थाली के लिए कितना भुगतान करता है। इसमें थाली की दो प्रकारों, शाकाहारी थाली और मांसाहारी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें अध्ययन के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्राइस डाटा का उपयोग किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2019-20 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बनता था। इसमें एक तरीका खोजा गया है कि भाई देखा जाए कि जो थाली मिल रही है आम लोगों को, एक भोजन कर रहा है जो एक आम लोग, उसको कितनी की पड़ रही है भारत में। तो ये सर्वेक्षण किया गया था। उसके बाद में जो प्रश्न है 28वां, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया, देखो न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। तो ये है भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018। बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम नहीं, संपत्ति लेन देन नहीं कर रहा वो। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2009, ये भी नहीं है। इसका काला धन वाला भी नहीं है, ये भगोड़ा है वो, क्योंकि वो न्यायिक क्षेत्र से बाहर रह रहकर वो भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान कर रहा है। ये तो ये भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 है। लेकिन वो बंदा भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है, बाहर से भाग गया है। समझ आ रही है बात। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये अलग अलग। उसके बाद में जो अपने बात कर रहे हैं वो देखो, वो बात कर रहे हैं मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है कि मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावी हुआ था। तो ये हुआ था 2018। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी भी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्ति करने से निषेध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो ये है धारा 16। उसके बारे में अपने उसके बाद अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे काल्पनिक नगर मालगुडी सुधा मूर्ति द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था, मुंशी प्रेमचंद की द्वारा या R.K. नारायण के द्वारा या रस्किन बॉन्ड। तो काल्पनिक नगर मालगुडी है, तो ये इसका संबंध हो जाएगा R.K. नारायण से। उसके बाद में 32वां क्वेश्चन वो है पाणिनि कौन है। पाणिनि का नाम देखो, जिसने हिंदी की या साहित्यिक जो चीज़ें पढ़ रखी है वो पाणिनि के बारे में ना जाने तो हो ही नहीं सकता। और सामान्य ऊपर का जिसने नॉलेज रह रखा है वो भी पाणिनि को पढ़ता है। कैसे पढ़ता है बताता हूँ। पाणिनि, इसमें क्या ऑप्शन है कि पाणिनि कौन थे। एक चिकित्सक जिन्होंने जटिल शल्य क्रिया की, बिल्कुल भी नहीं थे। एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया, बिल्कुल सत्य है। सम्राट विक्रमादित्य सिस्टम के दरबार में एक कवि, बिल्कुल नहीं थे। एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा, नहीं थे। ये थे संस्कृत भाषा के एक व्याकरण तैयार किया था और इनका ग्रंथ था अष्टाध्यायी। पाणिनि का ग्रंथ था अष्टाध्यायी। अपने जो बात करेंगे आगे का क्वेश्चन 33वां, इसको छोड़ देंगे। ये किससे संबंधित है, खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी के बारे में। और उसके आगे का प्रश्न है अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये इस प्रश्न को जान के आपको हर्ष होगा कि इसका उत्तर है हर्षवर्धन, ठीक है। अपने आगे जो बात करेंगे वो है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से बाहर है। तो अमरपुरा गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, ये धौलावीर गुजरात में है, राखी गढ़ी जो है हिसार हरियाणा के हिसार में है, H4 हरियाणा के हिसार में है। इसकी जो लोकेशन है वो है हरियाणा के, राखी गढ़ी की हरियाणा के हिसार में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो ये बिल्कुल, ये क्या थे, जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं थे। ये थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिनको कहा जाता है। प्रश्न आ जाए लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, आप जानते हो, भली भांति से जानते हो। एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और वर्तमान में जो ऊंची मूर्ति लगी है गुजरात के अंदर, ये आप देख सकते हो, काफ़ी चर्चा में रहे थे पिछले दिनों। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद में जो अपनी बात करेंगे वो बात करेंगे
उसके बाद में बात करेंगे विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हो जाएगा 20 मार्च को। और 20 मार्च के आगे आता है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या बनाया जाता है, आप कमेंट करके बताओ, नहीं बता रहे और तो मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ। ये बनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। उसके बाद में जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न क्या हो जाएगा, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की टीम के मुख्य कोच क्या थे, करंट का प्रश्न था, ये अपने करने वाले हैं नहीं। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है, जैन धर्म में, सिख धर्म में, हिंदू धर्म में या बौद्ध धर्म में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में। उसके बाद में जो प्रश्न है ये करंट का प्रश्न है 40वां। उसके बाद में 41वां प्रश्न है वो अपने करेंगे। वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रवासी रोजगार की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। अब किसकी पहल है ये, सोनू सूद ने करी है, सलमान खान ने करी है, रितेश देशमुख ने करी है, अक्षय कुमार ने करी है, तो बिल्कुल ये सोनू सूद ने कोरोना टाइम में करी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था उस समय, ठीक है, हालांकि करंट का है। तो सोनू सूद को आप जानते होंगे, कोरोना काल में हीरो बन के उभरे थे, रियल हीरो, ये कैसा भी कह रहे थे रियल हीरो है सोनू सूद, ठीक है। उसके बाद में जो अपने बात कर रहे हैं वो है इनाम गांव उत्खनन स्थल। इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसमें माही नहीं, सुवर्णरेखा नहीं, पेनार भी नहीं, इसमें हो जाएगा घोट। अब जो आगे बात करने वाले हैं अपने वो है, ये देखो 43वां क्वेश्चन है, ये करंट जी का क्वेश्चन है, इसको अपने करेंगे नहीं। और उसके बाद में करंट को अपने छोड़ रहे हैं क्योंकि वर्तमान में इसमें दिमाग खराब करने का कोई मतलब है नहीं। बात करते हैं 44वां क्वेश्चन है, वो क्या आता है, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो पहले प्रश्न आया था आरबीआई के संबंध में, प्रश्न पूछ लिया था, किससे संबंध में, आरबीआई के पूरे सारे आरबीआई के संबंध में कथन थे। अब की बार मैदान के संबंध में पूरे के पूरे कथन है। मतलब ये कह रहा है कि आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हो तो पूरी की पूरी जानकारी आरबीआई के बारे में रख लो, मैदानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। एक दो कथन अलग हो ना तो अलग अलग क्षेत्र के हो जाएंगे। ये कह रहा है इसी के बारे में 4 कथन पूछूंगा और इसी में उत्तर देना, इस तरीके का पैटर्न आता है। तो ये बात भी चलो कोई दिक्कत है नहीं, इसको अपने अच्छे से पढ़ना है, ये संकेत करती है ये बात। तो ये कह रहा है मैदानों के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं, बिल्कुल मैदान, ये बात सही है इसकी, लेकिन ये पूछ गलत रहा है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ माने जाते हैं या होते हैं, बिल्कुल सत्य है, उपजाऊ होते हैं। ये पूछ रहा है ये कह रहा है कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भारतीय गंगा का जो मैदान है वो भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, नहीं 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 नहीं, मैदानों में संख्या ज़्यादा होती है और भारतीय गंगा का जो मैदान है वो भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 45वां क्वेश्चन अपने करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे आपको पता है, करंट का है। 46वां क्वेश्चन अपने करेंगे, वो है वेस्टर शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो आपको पता है मंदिरों की जो शैली है भारत की उनके संबंध में प्रश्न है। तो लोक नृत्य नहीं है, ये जनजातीय उत्सव भी नहीं है, शास्त्रीय संगीत भी नहीं है, मंदिर वास्तुकला की शैली, तो वेस्टर। उसके बाद में जो आगे अपने बात करने वाले हैं वो करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा है, शहद के उत्पादन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। तो ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन, ठीक है। रेशम को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है, तो ये हरियाणा से जो संबंधित है वो है फाग नृत्य। ये महत्वपूर्ण है, हरियाणा का नाम आ जाए और फाग नृत्य का नाम ना आए हो ही नहीं सकता। उसके बाद में जो मैं बता दूंगा कैसे, थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको पहले, ये देख रहे हो आप, चलो मैं आपको बताऊंगा, एक सेकेंड, यदि प्राप्त हुआ मेरे को तो अभी मैं जस्ट ही आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ये रहा हरियाणा का, देखो ये फाग नाम आया था और ये रहा नृत्य। ये हरियाणा के जो लोक कलाकार हैं वो फाग नृत्य करते हुए हरियाणा के अंदर
तो ये है हरियाणा का लोक नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ये पूछ रहा है कि बैंकिंग आता है क्या, सेवा क्षेत्र है, नहीं। परिवहन सेवा क्षेत्र है, नहीं। चीनी कारखाना विनिर्माण उद्योग, देखो आपको पता है ये आता है द्वितीयक क्षेत्र में। तो चीनी कारखाना और भंडारण भी नहीं आता, चीनी कारखाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, वानिकी आती है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये खनन महत्वपूर्ण है भाई, इसमें उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग, जैसे कच्चे माल को प्राप्त करके उसको निर्माण करना फैक्ट्रियों में, वो आता है। और तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें आता है, तृतीयक क्षेत्र में व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग, उसके बाद में आदि सेवाएं शामिल है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है इकोनॉमिक्स का सामान्य। उसके बारे में अपने जो बात करेंगे वो 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य कौन सा राज्य, इनके पास वाला ही राज्य होगा, क्योंकि बेसिन है तो वो केरल है, इसमें में स्थित है। बिल्कुल सत्य, इसका 50वें का 2 हो जाएगा, केरल। तो ये अपने 50 के 50 क्वेश्चन अपने हल कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको एक एक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। पूरे के पूरे जो 38 पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस 2020 में, पूरे के पूरे करवाए जाएंगे। आपको इस चैनल पे जुड़े रहना है और रोज़ाना इसको हल करने हैं, पूरे के पूरे जो कि क्वेश्चन करवाए गए थे या क्वेश्चन आए थे 2020 की परीक्षा में। तो आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली पुलिस का जो आपका सपना है वो बिल्कुल पूरा होने वाला है इस चैनल पे। और ये अपनी जो टेस्ट सीरीज संख्या 2 थी वो अपने आज पूरी कर ली है, और कल लेकर के आएंगे संख्या 3, और ऐसे करके 38 के 38 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। ये 2020 के थे, लेकिन तैयारी 2023 वालों के लिए है। तो हमारा दे हर घर शिक्षा एजुकेशनल चैनल है। आपको इंडिया जीके पढ़नी हो, आपको राजस्थान जीके पढ़नी हो, आप राजस्थान की जो टीचर की भर्ती है, रीट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या SI है, IAS में कुछ पूछा जाता है, RPS या UPSC, किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और थैंक्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।